हेलो बच्चा बाजी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करेंगे गाइस आज की क्लास को। चैप्टर चल रहा है क्लास 9 आप लोगों का, जीवन की मौलिक इकाई। ये जो चैप्टर है गाइस, अगर मैं इस चैप्टर की बात करती हूँ, देखो क्लास 9 का सबसे बेसिक, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 9 का सबसे पहला बायोलॉजी का यही चैप्टर आता है और ये ऐसा चैप्टर है, ये समझ नहीं आया तो आगे के चैप्टर समझ नहीं आ सकते तुम्हें, है ना। तो चाहते हो ना कि सारे के सारे अगर तुम्हें चैप्टर समझ आए तो तुम्हें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? काफी बच्चे ऐसे होंगे जो आज की क्लास में नए होंगे, तो मैं आपको यही बता देती हूँ सबसे पहली चीज कि अब से आपको ना होमवर्क मिलने वाला है, जिसका लिंक आपके YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो होमवर्क को जरूर करें जाके। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये जो चैप्टर है, इसमें मैंने आपको अभी तक आपको बहुत सारी चीजें लगभग बता दी हैं। जैसे नंबर 1 मैंने आपको बता दिया है बेटा कोशिका क्या है, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि आखिर कोशिका की खोज किसने करी। ये टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूं जो मैंने अब तक पढ़ा दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। नंबर 3 पर आ जाता है, यहीं पर आपका कोशिका की खोज के बाद में कोशिका के प्रकार की, आखिर यानी कि भाई कितने प्रकार की है, तो कोशिका के प्रकार। नंबर 4 पर आपका आ जाता है बेटा यहां पर प्लाज्मा झिल्ली, ठीक। प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट बाद में अब जो हम न्यू टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो हम पढ़ेंगे केंद्रक को। और जितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक बेटा लेक्चर नहीं पढ़े हैं, नहीं देखा है क्या होती है कोशिका, कोशिका की खोज, कोशिका के प्रकार, प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लीज जाइए पहले उन लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ फिर आप अपने L4 पर आइएगा, क्योंकि अगर वो चीजें क्लियर नहीं है तो बेटा चीजें आपको क्लियर नहीं हो सकती, ठीक है। तो हर लेक्चर को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। आगे की अगर मैं आपसे बात कर लेती हूँ यहाँ पर, तो ये सारी की सारी जितनी भी जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली आपकी चैप्टर के लिए तो है, बट क्लासेस के लिए 10th क्लास में आपको कुछ कॉन्सेप्ट काम आएंगे, 11th में बहुत ज्यादा आएंगे जो बच्चे बायोलॉजी लेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले केंद्रक को। भाई सबसे बाहर वाली अगर मैं बेटा संरचना की बात करती हूँ, वो क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। क्या करती है? आवरण की तरह काम, कि भाई कोशिका के अंदर कोई चीज आ रही है या फिर कोशिका के अंदर से कोई चीज बाहर जा रही है, तो वो कैसे आ जा रही है बाहर अंदर, तो इस चीज को कौन देखता है? प्लाज्मा झिल्ली देखती है। अब यहीं पे हमने वो पढ़ लिया, यानी कि आपको पता है जीव द्रव्य के आपके 3 पार्ट थे, यानी कि जीव द्रव्य क्या था? प्लाज्मा झिल्ली, आपका केंद्रक, कोशिका द्रव्य, यही तीनों मिलके जीव द्रव्य को बना रहे थे। और जीव द्रव्य क्या है? जीवन का भौतिक आधार, कि भाई अगर ये जिस कोशिका में है वो जीवित है, नहीं है तो वो कोशिका मृत है। अब यहां पे अगर मैं आपसे बात करती हूं इस कोशिका में, तो ये जो केंद्रक है इसका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। केंद्रक जिसको बोला जाता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष, क्लियर है। तो कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन हुआ? हमारा न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, क्लियर। अब यहां पे एक पॉइंट ये है कि ये जो आपका यहां पे केंद्रक होता है ना, नियंत्रण कक्ष, यानी कि भाई इसको क्या बोला गया? कंट्रोल रूम। क्या कर रहा होगा? एक जो सेल है कहां पाया जाता है? कोशिका में पाया जा रहा है। ये ना हमने बोला क्या है? केंद्रक है। और क्या है? नियंत्रण कक्ष। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है बेटा ये जो नियंत्रण कक्ष, इसको बोला गया, इसलिए बोला गया क्योंकि कोशिका में पाया जा रहा है। कोशिका में जितनी क्रियाएं हो रही है उन पर क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको क्या बोला है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हुई। आगे की बात करती हूं अब इसकी संरचना की। तो भाई आपको बहुत अच्छे से पता है कि केंद्रक की जो खोज की थी बेटा, वो किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो मैं नहीं कहती बेटा क्लास बहुत लंबी होगी, मैं नहीं कहूंगी क्लास बहुत छोटी होगी, लेकिन हाँ जितने समय में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा क्लास उतने समय की होगी, चाहे क्लास लंबी हो छोटी हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टॉपिक अच्छे से समझ आना चाहिए। तो खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। एंड याद रखना किसमें की थी भाई? यहाँ पे अगर मैं बोलूं बेटा एक पादप होता है ऑर्किड, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्चिड कह देते हैं, ठीक है। तो इसकी जड़ में उन्होंने क्या देखा था बेटा? यानी कि जो जड़ थी उसकी कोशिका में क्या देखा भाई? वहां पे उन्होंने केंद्रक को देखा। तो केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। एंड कहां पे?
ऑर्किड पादप की जड़ में की। ठीक, तो यहां पे जो हमारा जो क्या है बेटा, जो केंद्रक है, ये तो पता लग गया खोज किसने की, इसको किस नाम से जानते हैं। अब बात आ जाती है कि आखिर ये जो हमारा केंद्रक होता है ये बना किससे मिलकर होता है ना, कौन सी संरचनाएं होती है जिनसे मिलकर ये बना होता है, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो मैंने बोला बेटा कोशिका होती है, ये कोशिका है, इस कोशिका में छोटा सा बिंदु जो है ये केंद्रक है, और अगर इस बिंदु को आप देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है, कैसे दिखाई दे रहा है भाई, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, और यही क्या है, केंद्रक। अब यहाँ पे इंग्लिश में नेम लिखे हो, बच्चे सोचेंगे मैम ये क्या नेम है, तो डोंट वरी, इंग्लिश के नेम भी आपको याद रखने होंगे, लेकिन मैं हिंदी में बताती हूँ। चलो, तो याद रखना बेटा, केंद्रक जो होता है वो 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 केंद्रक कला, या इसको हम केंद्रक झिल्ली भी कह देते हैं। सेकंड आ जाता है केंद्रक द्रव्य। नंबर 3 पर आ जाता है आपका बेटा, अगर मैं बात करती हूं यहां पे क्रोमेटिन धागे। ठीक, एंड नंबर 4 पर आ जाता है आपका केंद्रिका। ये 4 वो संरचनाएं हैं जिनसे हमारा जो केंद्रक होता है गाइस, बेसिकली वो मिलकर बना होता है। ठीक है, तो केंद्रक इन 4 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, याद रखना। और केंद्रक पाया किसमें जाता है, जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्लियर है, तो जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं उनमें क्या मिलता है, केंद्रक मिलता है। और याद रखना कि जो केंद्रक होता है मेरे बच्चे, वो यूकैरियोटिक में तो मिलता है, लेकिन हर यूकैरियोटिक सेल में, हर यूकैरियोटिक कोशिका में वो नहीं पाया जाता। जैसे आरबीसी, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये सारी चीजें पता है, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले बेटा बात करेंगे यहाँ पे किसकी, केंद्रक कला की। तो नंबर 1 हेडिंग आपकी डलेगी केंद्रक कला, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना गाइस यहाँ पे कि केंद्रक कला क्या है। याद है आपको, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम कोशिका कला भी कह रहे थे। याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था कि भाई एक सेल होती है, उस सेल का सबसे बाहरी आवरण यानी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या था, कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, या इंग्लिश में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं, या सेल मेम्ब्रेन। उसी के अंदर एक केंद्रक यहाँ पे मिल रहा है ना। इसने क्या काम किया था, एक झिल्ली का काम, यानी एक मेम्ब्रेन का काम किया, जो एक आवरण की तरह काम कर रहा था, एक तरीके से कोशिका की रक्षा कर रहा था, वो ढक रखा था उसने। अब सोचो ये केंद्रक है, अगर मैं इस केंद्रक को बड़ा करूं तो इस केंद्रक में भी इस तरीके से एक संरचना पाई जा रही है, जो कुछ ऐसे ही काम कर रहा है एक आवरण की तरह। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि केंद्रक कला की अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो केंद्रक कला जैसे प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी आवरण है, तो वैसे ही केंद्रक कला जो होता है ये भी किसकी तरह काम करता है, एक आवरण की तरह काम करता है। और किसकी रक्षा कर रहा है, ये रक्षा करता है बेटा किसकी, केंद्र की। सिंपल सी बात। अब सबसे बाहर वाली जो संरचना होती है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाली जो आपके केंद्र की जो संरचना होती है वो क्या होती है ना, स्ट्रक्चर में मत जाना, सिर्फ एग्जांपल समझा रही हूँ ये, तो वो हमारी है केंद्रक कला। अब यहाँ पे होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना पॉइंट को, कि कहीं कहीं पर बीच में ना इसमें क्या नहीं पाई जाती हैं, आपकी जो स्ट्रक्चर होती हैं वो यहाँ पर नहीं पाई जाती, यानी कि बीच बीच में कुछ इस जगह से, कोई जैसे यहाँ से खाली है, यहाँ से खाली है, यहाँ से खाली है ना, ये जो बीच बीच में जो स्पेस खाली है, तो ये जो सबसे बाहरी आवरण है ये क्या है, मैंने बोला यही तो केंद्रक कला है। ठीक है, क्या है बेटा, यही तो केंद्रक कला है। एंड ये जो केंद्रक कला है, ये वाला जो है यहाँ पे, ये वाली संरचना, और ये जो यहाँ पे है ये क्या है, ये छिद्र है,
तो इस केंद्रक कला में कहीं कहीं पर क्या मिल रहे हैं, छिद्र मिल रहे हैं, जिनको हम क्या बोल देते हैं, आपका केंद्रक छिद्र, या इंग्लिश में हम इसको कह देते हैं न्यूक्लियर पोर। डायग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ पे ये रहा न्यूक्लियर पोर, ये जो आपको येलो वाली जो बाहर वाली जो संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना बेटा ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, जिसको हम केंद्रक झिल्ली भी कह देते हैं, क्या कर रहा है, एक आवरण का काम, साथ ही साथ उसकी रक्षा करने का कार्य। आगे की बात करें, यहाँ पे क्या है, ये आपका न्यूक्लियर पोर हो जाते हैं, यानी कि बीच बीच में ये जो आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये जो यहाँ पे आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली अगर मैं इनकी बात करती हूँ आप लोगों से, तो ये क्या करते हैं, अब देखो हुआ क्या होगा एक्चुअली, कि जैसे हमने बोला कि भाई ये हमारा केंद्रक है, ये हमने बना दी सेल, अब कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ पड़े होंगे, कुछ यहाँ पड़े होंगे इस केंद्रक के अंदर, तो यहां से कुछ अंदर जा रहा होगा केंद्रक में, केंद्रक से कुछ कोशिका में बाहर आ रहा होगा, और ये सबसे बाहर की तरफ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने बोला केंद्र को दिखाई दो, तो ये कुछ इस तरीके से ये छिद्र क्या काम कर रहे हैं कि भाई कोशिका के अंदर अगर कोई भी पदार्थ आसानी से आ सके और केंद्र के अंदर से बाहर जा सके, तो इस तरीके से ही क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर ये कुछ काम हो रहा है। क्लियर है, ओके है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, आगे आ जाओ भाई। इसका काम सिर्फ इतना होता है, ठीक है। सेकंड वाले का काम क्या है, ध्यान से देखना, सेकंड है आपका केंद्रक द्रव्य, ठीक। केंद्रक द्रव्य जो होता है, जैसे कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका द्रव्य, वैसे केंद्रक के अंदर कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य उसमें क्या है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि वहां पे आपका राइबोसोम भी है, वहां पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सारे के सारे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ आपसे केंद्रक की, तो केंद्रक जो है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो केंद्रक के अंदर क्या, कोशिका द्रव्य। अब आप यहाँ चीज नोटिस करोगे, इसके अंदर भी कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। तो ये जो पूरा ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर का फैला हुआ है अंदर, यही क्या है, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य के अंदर पाई जाती हैं ये दोनों संरचना। तो केंद्रक द्रव्य क्या होता है भाई, वो पूरे के पूरे केंद्रक में फैला होता है, और केंद्रिका, ठीक है, तथा क्रोमेटिन धागे कहां पर होते हैं भाई, सारे के सारे ही उसी में होते हैं। ओके, कहां होते हैं भाई, तो यहां पर ये केंद्रिका एंड क्रोमेटिन धागे जितने भी होते हैं यहां पर, ये सारे के सारे कहां पर होते हैं भाई, आपके इस केंद्रक द्रव्य में पड़े होते हैं। क्लियर है, ओके। चलिए, तो यहां पर ये सारी चीजें हो गई। अब बस इसका इतना काम होता है। अब आते हैं हमारे मेन दो पार्ट, जो कि है कौन से, तो सबसे पहले हम यहाँ केंद्रिका की बात कर लेते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस। एंड ये जो केंद्रिका है कि भाई, जैसे मैंने बोला कोशिका, कोशिका के अंदर एक बिंदु जैसी रचना होती है, क्या बोला, केंद्रक है, वैसे ही केंद्रक के अंदर एक बिंदु जैसी रचना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रिका। ये है केंद्रक, ठीक है। अब इस केंद्रिका का काम क्या होता है, याद रखना बेटा, ये जो केंद्रिका होती है ये बनाती है RNA प्लस प्रोटीन। क्लियर है, किसको बनाती है, RNA प्लस प्रोटीन को बनाती है। एंड इन दोनों से मिलकर हमारा एक कोशिकांग होता है जो मिलकर बना होता है। एंड वो कौन है, वो है हमारा राइबोसोम। याद है आपको, अभी राइबोसोम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कोशिकांगों को पढ़ेंगे। तो राइबोसोम क्या है भाई, ये एक ऐसा कोशिकांग है, याद रखना, राइबोसोम हमारा वो कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है एंड यूकैरियोटिक में भी। यूकैरियोटिक में 70 और 80 दोनों मिलते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वहां पे सिर्फ 70S पाए जाते हैं। क्लियर,
अब यहां पर राइबोसोम पाएंगे। मैंने बोला बेटा ये कब बनेगा, जब इन दोनों से मिलकर, और इन दोनों को किसने बनाया, इसने। तो याद रखना कि केंद्रिका जो होती है ये आरआरएनए प्लस प्रोटीन को बनाती है, और इन दोनों से मिलकर बना होता है राइबोसोम, और राइबोसोम बनाता है प्रोटीन को। ठीक है, अब सोचो अगर ये प्रोटीन को बनाता है, सोचो कि भाई मेरी एक फैक्ट्री है जहां पे केक बनता है, मैं क्या बोलूंगी, भाई केक बनाने की फैक्ट्री। वैसे ही राइबोसोम प्रोटीन को बनाते हैं, तो क्या मैं राइबोसोम को ये कह सकती हूं कि भाई ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। कह सकती हूं भाई। और साथ ही साथ क्या मैं ये भी कह सकती हूं कि भाई जिस तरीके से हमने राइबोसोम को बोला है क्योंकि वो प्रोटीन बना रहा है इसीलिए हमने उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा है, तो क्या मैं यहां पर केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कह सकती हूं, क्योंकि ये किसको बना रही है, राइबोसोम को। और राइबोसोम बने ही किससे, आरआरएनए प्रोटीन, और इन दोनों से मिलकर ही राइबोसोम बना है। तो राइबोसोम की फैक्ट्री कौन हुआ, हमारा केंद्रिका। सिंपल सी बात यार, क्लियर है। फटाफट से तेजी के साथ इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे जल्दी से। हुआ, वापस समझो। मैंने बोला बेटा केंद्रिका क्या है, आपका केंद्र के अंदर, इस डायग्राम में देख रहे हो ये काला काला पत्थर सा दिख रहा है, यही केंद्रिका है। तो केंद्र के अंदर एक बिंदु जैसी रचना होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं हमारा क्या, केंद्रिका। केंद्रिका जो है ये आरआरएनए प्लस प्रोटीन को बनाती है, और इनसे राइबोसोम मिलकर बने होते हैं। राइबोसोम को बना रही है इसीलिए हमने इसको बोला राइबोसोम की फैक्ट्री। खत्म कहानी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट आ जाता है क्रोमेटिन धागे। ठीक है, बेसिकली क्रोमेटिन धागे हैं क्या, धागों के समान संरचना, शायद इसलिए धागे बोला है। क्लियर, क्या है, धागों के समान संरचना। आगे की बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो ये क्रोमेटिन धागे होते हैं, देखो यहां पे डायग्राम में अगर आप देख पा रहे हो, आपको पूरे में एक धागे से संरचना दिख रही होगी, दिख रही है एक संरचना। तो यहां पर ये जो हमारा केंद्रक होता है, इधर बनाते हैं, ये केंद्रक है, इसके अंदर ये धागों जैसी रचनाएं पड़ी हुई हैं कुछ इस तरीके से। हमें क्या लग रहा है कि भाई धागे से पड़े हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में यही धागे क्या हैं, डीएनए। और डीएनए क्या है, हमारा आनुवांशिक पदार्थ। तो यही जो धागे जैसी रचना है यही क्या है, डीएनए है। ठीक है, एंड ये डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। और ये क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है, जो जितनी भी जो सूचनाएं होती हैं आनुवांशिक, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने में मदद करता है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं, गुणसूत्र, जीन और डीएनए। मैंने बोला बेटा ये धागे समान संरचना ही तो आपके क्या है, डीएनए है। लेकिन जब ये धागे के समान संरचना होता है तो हम इसको क्रोमेटिन धागे कह देते हैं। अब ध्यान सुनना, मैंने बोला ये क्या है भाई, ये है हमारे क्रोमेटिन धागे। ठीक है, क्या है बेटा, ये है हमारे क्रोमेटिन धागे। एंड साथ ही साथ अगर मैं आपसे बात करती हूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो याद रखना जब यहां पर हो जाता है इनमें सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो जब इन क्रोमेटिन धागों में कोशिका विभाजन हो जाता है और कोशिका विभाजन के बाद अब ये कुछ इस टाइप से संरचना बन जाती है, ऐसे ऐसे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है।
ठीक है। तो जब ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो क्या मैं इसको ये फॉर्म बना सकती हूँ, क्या मैं इसको ये स्ट्रक्चर दे सकती हूँ? तो याद रखना कि केंद्रक में जो डीएनए होता है वो कोशिका विभाजन से पहले इन क्रोमेटिन धागों के रूप में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन हो जाता है यही क्रोमेटिन धागे इस एक्स लाइक एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इस संरचना को हम बोलते हैं गुणसूत्र। ठीक है, अब ये क्या है? गुणसूत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम कहते हैं। अब बात आई जीन क्या होता है। तो बेटा देखो, ये था हमारा, हमने बोला ये हमारा डीएनए, ठीक, और इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट हमारा होता है जीन। तो हम कह सकते हैं कि जीन क्या है? डीएनए का छोटा सा भाग। क्लियर है? चलिए, तो भाई यहां पर अगर ये डीएनए है और डीएनए में इस छोटे से भाग को हमने क्या बोला? जीन। और जीन क्या करता है? आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण। ठीक है, तो जो काला रंग, गोरा, ये जो लक्षण होते हैं बेसिकली करते क्या हैं? जीन इन लक्षणों का निर्धारण करते हैं। क्लियर? और इतने सिंपल तरीके से तुमने पूरा का पूरा यहाँ पे न्यूक्लियस पढ़ लिया। तो बेटा केंद्रक क्या है? भाई कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की कहाँ पे? ऑर्किड पादप के जड़ में की। और हमारा जो केंद्रक होता है वो 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक में जैसे आरबीसी, कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी ये नहीं पाया जाएगा। केंद्रक कला को देखा, जो कि सबसे बाहरी आवरण है एंड क्या कर रहा है? एक तरीके से केंद्र की रक्षा। केंद्रक द्रव्य क्या होता है कि भाई वहां पे केंद्रिका तथा क्रोमेटिन धागे दोनों ही पड़े होते हैं। एंड केंद्रिका क्या है कि भाई वो राइबोसोम की फैक्टर है, क्योंकि वो आरआरएनए को बना रही है और प्रोटीन को बना रही है। और इन दोनों से ही मिलकर कौन बना होता है भाई? हमारा, इन दोनों से ही मिलकर हमारे राइबोसोम बने। फिर आया हमारा क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन धागे जो हैं बेसिकली वो धागों के समान संरचना है। ठीक है, और ये धागों के समान जो संरचना होती हैं, यहाँ पर एक्चुअल में क्या है? डीएनए। और डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो ये जो आपके क्रोमेटिन धागे होते हैं, तो कोशिका में जो केंद्रक है उस केंद्रक के अंदर जब तक उन, यानी कि देखो डीएनए जो मिलेगा वो क्रोमेटिन धागों के रूप में मिलेगा, लेकिन जैसे ही कोशिका विभाजन हो जाता है वो एक गुणसूत्र के फॉर्म में आ जाता है। और अब हम इस संरचना को क्या बोलते हैं? गुणसूत्र कह देते हैं। क्लियर है? और गुणसूत्र यानी कि भाई डीएनए का एक छोटा सा भाग और हमारा जीन। तो आपको ये वर्ड क्लियर हो गए हैं कि डीएनए क्या है, आपको ये क्लियर हो गया है कि गुणसूत्र क्या है और जीन क्या है। तो यहाँ पर ये हुआ खत्म। और आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य को, जहां पर हम लोग बेटा जो हमारे कोशिकांग हैं उनको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हुआ भाई यहीं पे खत्म। आई होप आपको बहुत मजा आया है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। एंड प्लीज जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लेक्चर नहीं देखे, इनसे पहले वाले वो बिल्कुल देखिएगा, तभी चीजें क्लियर होंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।